Now you know that how to draw any column or any row. Coming to the next one, अगर आप एक से ज़्यादा rows remove करना चाह रहे हैं तो आपको पता है you just need to provide the indexes or you can see say the length where you want to remove it. ठीक है, फिर हम आते हैं next sort value. Next function is to sort the value. Now as you know that कि हमारे पास यहाँ पर कितने सारे columns हैं, कम से कम 6 कॉलम्स तो मुझे नजर आ रहे, 5 कॉलम्स तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहे, 5 से ज्यादा 6 है, राइट। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर नोट करें, ये इंडेक्स का कॉलम कैसे बढ़ गया? रीसेट किया तो जो पहले वाला इंडेक्स था वो उसको एज अ कॉलम क्रिएट कर दिया उसने। इसको कैसे रिमूव करना है वो हम देखते हैं आगे। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, भी क्या बात कर रहा था, सॉर्ट करने की। हियर यू कैन सी हमारे पास तकरीबन, इसको इंडेक्स को छोड़ के टोटल 5 हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल हैं। अब ये अगर सॉर्ट होगा तो कौन से कॉलम पे होगा? क्योंकि अगर आप देखो तो प्रोडक्ट आईडी भी हमारे पास चेंज हो रही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उसके अलावा अगर आप कस्टमर देखो तो कस्टमर के हिसाब से भी हो रही है, अगर आप ऑर्डर के हिसाब से देखो तो ऑर्डर के हिसाब से भी है, क्वांटिटी के हिसाब से देखो तो क्वांटिटी के हिसाब से भी हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप बात करके ऑर्डर डेट की तो आप उसके हिसाब से भी इसको सॉर्ट कर सकते हो। व्हाट यू वांट, किस हिसाब से आपने इसको सॉर्ट करना है? You will provide the column name to sort। ठीक है, अब सॉर्ट किस तरीके से किया जाता है? तो सॉर्ट हमारे पास फंक्शन का नाम क्या है, सॉर्ट वैल्यूज। लेट्स सी फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स डॉट सॉर्ट वैल्यूज। अब यहां पर हमारे पास कुछ बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। क्या आर्ग्यूमेंट है? एक है बाय आर्ग्यूमेंट। बाय मतलब इफ यू वांट टू सॉर्ट योर वैल्यूज बाय दिस कॉलम। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसको सॉर्ट करना है बाय प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट आईडी सॉर्टेड नहीं है। मुझे अगर प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से इसको सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, बाय प्रोडक्ट आईडी। अब उसके अलावा हमारे पास एक और पैरामीटर, इसका नाम क्या है, इन प्लेस। यू नो दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ इन प्लेस। इन प्लेस इज टू चेंज द एक्चुअल डेटा। फिर हम आते हैं, हमारे पास एक और आर्गुमेंट होता है, इसका नाम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको ट्रू नहीं कहते, लेट्स सी कि हमारे पास रिजल्ट कैसा आता है। अब यहाँ पर आप आए, आप इसको रन करके देखो आपके पास रिजल्ट क्या आता है। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से ये सॉर्ट हो चुका है, और ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों? लेट्स सी, यहां पर आप देखो असेंडिंग के इसमें पहले से ही वैल्यू क्या हुई है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं तो आपके पास जो वैल्यू थी वो कैसे सॉर्ट हो गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समहाउ यू वांट टू चेक कि हमारे पास जो क्वांटिटी जिसकी सबसे ज्यादा है वो पहले दिखाए, तो आप इसको असेंडिंग में करोगे या डिसेंडिंग में करोगे? डिसेंडिंग या असेंडिंग? डिसेंडिंग में करोगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा पहला कस्टमर था वो पहले आए, तो आप इसको असेंडिंग में कर दोगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी तो आ गई, अगर आपको चेंज करना है, आपको कस्टमर आईडी की तरफ करना है तो आप यहाँ पे कस्टमर आईडी प्रोवाइड कर दोगे।
Now, for example, I want to sort my complete data with 2 columns. तो कैसे होगा? Just provide the list of the columns. That's it. For example, आप यहाँ पर देना चाहते हो कि मैंने इसको कहा कि ये एक था, मुझे एक नहीं, मुझे 2 चाहिए, तो मैंने एक लिस्ट दे दी, प्रोडक्ट आईडी कॉमा कस्टमर आईडी, उसको हटा देता हूँ फिलहाल। Now here you can see इसने कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, लेकिन हुआ क्या? यहाँ पर देखें, इसने पहले कोशिश ये की है कि प्रोडक्ट आईडी को सॉर्ट किया जाए, उसके बाद कस्टमर आईडी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो देखो क्या होता है, डेटा चेंज होता है या नहीं होता? अब इसने कस्टमर आईडी पहले सॉर्ट की, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी की तरफ चला गया। ठीक है, समझ आ गया? लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, कस्टमर आईडी जो है वो भले असेंडिंग में हो, लेकिन प्रोडक्ट आईडी डिसेंडिंग में हो, क्या? वही तो कह रहा हूं, जो पहले आएगा कोशिश ये होती है कि उसको किया जाए सबसे पहले। इसने क्या किया, पहले कस्टमर आईडी को उसने कर दिया सॉर्ट। जो कस्टमर 1 था वो सारा पहले आ गया। अब देखो, कस्टमर 1 के पास 2 वैल्यूज है, कस्टमर 2 के बाद 1 2 3 वैल्यूज है। ठीक है, अब ये 3 वैल्यूज है ना, इन तीनों को पहले सॉर्ट करेगा। इन तीनों में ये 16 पहले है। हाँ, ये ग्रुप बाय कस्टमर आईडी कर दिया इसने, कस्टमर आईडी का ग्रुप बनाया, फिर उनको सॉर्ट कर दिया किसके हिसाब से, प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से। जैसे कि कस्टमर 2 ने 10 ऑर्डर मंगवाए, सही है, कस्टमर 1 ने सिर्फ 2 ऑर्डर मंगवाए, लेकिन कस्टमर 1 ने एक ऑर्डर मंगवाया जिसका नाम था P8, और कस्टमर 2 ने भी मंगवाए P8। ठीक है, अब होगा क्या कि पहले वो चेक करेगा फर्स्ट वाले कस्टमर पर, फर्स्ट वाले कस्टमर का उससे देगा P8 आ रहा है पहले, तो उसने उसको पहले कर दिया। उसके बाद जो भी फर्स्ट वाले कस्टमर बनाया वो दूसरा, भले वो फिर P17 क्यों ना हो। फिर आएगा वो कस्टमर नंबर 2 पे। अब देखिए, कस्टमर नंबर 2 के पास जो प्रोडक्ट आईडी है उसमें सेंडिंग क्या है, फिर वो फिर से रख देगा पहले P8। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर, जैसे कि ये P8 यहाँ पे पड़ा हुआ, ये किसने, कस्टमर आईडी ने नंबर में मंगवाया था। यही सेम अगर इसने भी मंगवाया होता तो P8 यहाँ पर भी होता, इधर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये C1 के प्रोडक्ट्स हैं, ये जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे C2 के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसने क्या किया, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, उसके बाद सॉर्ट किया है किसको, प्रोडक्ट आईडी को। फिर हम चेक करते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं प्रोडक्ट आईडी में ये डिसेंडिंग में चले और कस्टमर में असेंडिंग में चले। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको प्रोवाइड करूंगा असेंडिंग इक्वल्स टू, अब आप इसको भी लिस्ट प्रोवाइड कर दोगे, जैसे कि ट्रू कॉमा अब यहां पर वही सेम डेटा है, ये तो असेंडिंग में चल रहा है, अब ये डिसेंडिंग में हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता था जो लास्ट डेटा था उसके अंदर P8 पहले था, P12 बाद में था। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, P12 पहले आ गया, फिर P8 बाद में। ठीक है, समझ आ रहा है कि असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग कैसे हो रही है? आप एक कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हो, आप 10 कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हो, बट जो पहले है पहले उसका ग्रुप बनेगा, फिर सेकंड वाले का ग्रुप बनेगा, फिर थर्ड का ग्रुप बनेगा, फिर फोर्थ का ग्रुप बनेगा। इस तरीके से सॉर्ट किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग कॉलम्स है ना, जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों कॉलम्स बराबर हो। जैसे कि C1 में जरूरी तो नहीं है कि प्रोडक्ट 1 खरीदा हो, राइट? तो इसके दोनों बराबर नहीं हो सकते।
लेट्स रीड अनदर CSV फाइल। मैंने एक CSV फाइल बनाई तो थी यहाँ पर, इसी को जरा कॉपी करते हैं। Now this is the file. Here you can see कि हमारे पास एक complete basically CSV अवेलेबल है। इस CSV में आप देख सकते हो हमारे पास एक रोल नंबर का कॉलम है जिसके अंदर आपके पास रोल नंबर से सारे के सारे here are the names and here you can see these are the names of them, quiz 1, quiz 2, quiz 3 and final exam। अच्छा, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो हमारे पास कुछ एम्प्टी वैल्यूज भी अवेलेबल है। ठीक है, इन एम्प्टी वैल्यूज का क्या करना है वो हम अभी देखते हैं। और यहाँ पर देखें आपके पास ये एम्प्टी वैल्यूज काफी सारी अवेलेबल है। These empty values are basically, I already told you, ये आपके लिए एक complete disaster होती हैं to analyze any data। जब आप analyze करने जाओगे इस data को तो this is the complete disaster। Why? Because we have most of the empty values। अब इनको आपने या तो खत्म करना होता है या तो चेंज करना होता है। ठीक है, अगर आप इसमें से खत्म करते हो तो क्या होता है देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली इसको पहले रीड करवाते। रीड करवाने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे TF स्टूडेंट, ठीक है, क्या करूं, PD डॉट रीड CSV और यहां पर मैं इसको अपना नाम दे दूंगा। उसका नाम क्या है, डॉट CSV TF स्टूडेंट्स। तो हमारे पास डेटा यहाँ पर रीड हो चुका है, ऐसा ही है। अब इसका क्या करना है हमें, लेट्स सी। After the reading, here you can see we have now here you can see हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स कॉलम। जब हमने इसको रीड करवाया तो क्या हुआ, आपने देखा कि हमारे पास ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स कॉलम खुद ब खुद बन चुका है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करते हैं ये हमने पहले भी चेक कर चुके हैं हम। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर डेटा वो डेट एंड टाइम होता तो आप उसको कन्वर्ट करने का हमने दो तरीके देखे थे। एक तरीका तो ये था जो हमने यहाँ पर चेंज किया था, इसको हम कहते हैं टू डेट टाइम। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि जब आप इसको रीड कर रहे होते हो एट दैट टाइम आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो रीड करते हो। बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर डेट एंड टाइम नहीं है
तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो रीड करते वक्त आप इसके अंदर डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? यूजिंग पार्ट्स डेट इक्वल्स टू इशू डेट, मतलब जो भी उस कॉलम का नाम होगा आपने वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। कैसे? या तो आप एक दफा रीड कर लें, उसके बाद आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो pd डॉट टू डेट टाइम के जरिए। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी होता है जब आपका CSV फाइल बनी हुई होती है, उस CSV फाइल के अंदर आपका डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में नहीं होता, उसका ऑब्जेक्ट टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखो, इसका डी टाइप निकाल के देखो तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, फ्रॉम द स्टूडेंट्स डॉट, तो आपके पास सारे डी टाइप्स आ चुके हैं। जैसे कि नेम का डी टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। रोल नंबर का डी टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे डेट एंड टाइम होता तो उसका डी टाइप क्या होता? ऑब्जेक्ट होता। अब आपको क्योंकि उसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करना होता तो आप उसको या तो पार्स करते या तो फिर टू डेट टाइम में कन्वर्ट करते, तो उसका ऑब्जेक्ट, इसका डेटा टाइप क्या बन जाता? डेट एंड टाइम। ठीक है, जिसपे आप इजीली कोई भी डेट एंड टाइम के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आपने परफॉर्म कर रहे थे ईयर, मंथ, डे, डे ऑफ वीक। अब डे ऑफ वीक का मतलब होता है जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। इसको लाजमी आपने पार्स करना होता है अगर आपको डेट एंड टाइम के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी डेटा को एनालाइज करते हो उसके अंदर अगर डेट एंड टाइम अवेलेबल है तो आप उसको एनालाइज करोगे, क्योंकि हमें उसकी रिपोर्ट्स बनानी होती है कि किस ईयर में क्या काम हुआ, किस मंथ में क्या काम हुआ, किस डे पे क्या काम हुआ, या किस वक्त क्या चीज़ आपके पास आई, या किस वक्त आपके पास कौन से ऑर्डर्स आए, कौन सी डेट पे कितने ऑर्डर्स आए, कौन सी ईयर पे कौन कितने ऑर्डर्स आए। अगर आपको सिस्टम का कोई भी क्लाइंट कहता है कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिस जो आपको डेट प्रोवाइड करे, उस डेट के हिसाब से कंप्लीट डेटा ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आप क्या करोगे? किसको? उसको स्टोर करना है वहां पे, तो आप सेव CSV कर सकते हो। वो आगे दिखाऊंगा मैं किस तरीके से सेव होता है। तो आप डायरेक्ट उसको सेव कर दोगे, वो सेव हो जाएगा, कोई इशू नहीं। सेव हो जाएगा, वो आपके CSV फाइल में सेव हो जाएगा। आप चाहो तो वो CSV भेज भी सकते हो, लेकिन CSV कोई मांगता नहीं है वैसे, पर आपको स्टोर करना होता है फॉर फर्दर पर्पसेस। कभी कभार क्या होता है, जब आप आगे जाके इमेज प्रोसेसिंग पे काम करोगे तो आपके पास डेटा डेटा जो होगा वो इमेजेस का डेटा होगा। आपने उसको कन्वर्ट करना होगा इन दी नंबर्स और न्यूमेरिक्स, और यू कैन से CSV के अंदर। जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो आप उसको स्टोर भी करोगे, क्योंकि आप बार बार कन्वर्ट करते हुए नहीं फिरोगे। एक ही दफा आपने उसको एनालाइज करना है, कन्वर्ट करके रख लेना है, फिर आप उसके ऊपर दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, या फिर AI एजेंट्स वगैरह अगर आपने अप्लाई करना है तो वो उस डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाए, इमेजेस पे नहीं अप्लाई करते। ये पांडास खत्म हो जाए, उसके बाद विजुअलाइजेशन हो जाए, उसके बाद मशीन लर्निंग स्टार्ट। मशीन लर्निंग हो जाएगी, फिर हम आएंगे इमेज प्रोसेसिंग पे, इमेज प्रोसेसिंग हो जाएगी, फिर हम आएंगे डीप लर्निंग पे, डीप लर्निंग हो जाएगी, उसके बाद फिर हम जाएंगे AI एजेंट्स के ऊपर। 4 महीने चाहिए तो 4 महीने और चाहिए ना। नहीं तो 8 महीने का मैं बोल तो रहा हूँ, 8 महीने का हो, क्योंकि हमारी छुट्टियां कितनी हुई हैं ये भी तो देखें आप। पूरे पूरे 1 डेढ़ महीना हमारा छुट्टी में गया। तो मैंने बात करनी है, क्योंकि हर ईद हमारी सैटरडे संडे को आई, उसके बाद 9, 10 मुहर्रम भी सैटरडे संडे को आया, फिर इनकी दोनों टेस्टें भी सैटरडे संडे को की गई। टाइम तो जाहिर सी बात तो चाहिए एक्स्ट्रा। अच्छा, ये समझ में आ गया। डी टाइप्स आपको यहाँ पे निकाल लिया हमने चेक करने के लिए। फिर हम आते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप टू डेट टाइम के साथ भी चेंज कर सकते हो, जैसे आप पहले कर चुके हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया।
फिर हम आते हैं, अगर आप चाहते हो कि कोई सारी वैल्यूज आपके पास आ जाए तो आप जब आप पहले चेंज कर लोगे उसके बाद जब आप उसको निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वैल्यू आपके पास आ रही है। आपका जो टाइम स्टैम्प होता है, ये जो आपका डेटा होता है, ये एज अ टाइम स्टैम्प आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे कि मंथ हो गया, ईयर हो गया, वीक डे नेम भी आप यूज कर सकते हो, या DOW भी आप यूज कर सकते हो फॉर द डे ऑफ द वीक, जिसमें आपको बता देगा जनवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है। जी, कौन सी फाइल? ये कर रहा हूँ मैं, आज करूँगा, ये आज कर दूँगा। Now, if you want to change the name of any column, for example, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा हमारे पास कुछ कॉलम्स है, जैसे कि क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम मिनी एग्जाम 1, मिनी एग्जाम 2, मिनी एग्जाम 3, तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो यूजिंग द फंक्शन नेम एज रीनेम फंक्शन। ये चीजें आप पहले भी दूसरी चीजों में देख चुके हो, लेकिन अगर फिर भी आपको करना है, मैं करके दिखाता हूँ। रीनेम आपने कर दिया, रीनेम के बाद यू नीड टू प्रोवाइड द कॉलम्स टू बी चेंज। तो कैसे चेंज होंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने इसको बोला कॉलम इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हो, उसका मतलब क्या होता है? आप डिक्शनरी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, किसको चेंज करना है सबसे पहले? जैसे कि मैंने इसको बताया, मुझे चेंज करना है क्विज 1 को। किस में चेंज करना है? मिनी एग्जाम 1। लेट्स सी क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आपने देखा आपका जो क्विज 1 था वो रिप्लेस हो चुका है, लेकिन ये एक्चुअल डेटा में चेंज नहीं हुआ है। अगर एक्चुअल डेटा में चेंज करना है, यू नीड टू प्रोवाइड इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस क्या करेगा? आपके एक्चुअल डेटा के अंदर चेंज कर देगा। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स को चेंज करना है तो आपने यहाँ पर दूसरा भी नाम लिख देना, जैसे कि हमने इसको कहा भाई क्विज _2, उसको चेंज करो किसके अंदर? मिनी एग्जाम 2। इसी तरीके से कॉमा और भी चेंज करना है, किसको चेंज करना है? क्विज 3 को चेंज कर दो आप मिनी एग्जाम 3 के अंदर। here you can see all the columns are been changed। दैट क्लियर? समझ आ गई? क्या आप लोग इसे नाम चेंज कर सकते हो अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास जो डेटा आ रहा है उसका कॉलम नेम ऐसा है जो आपके डेटा से रिलेट नहीं कर रहा, आप चाहते हो उसका नाम ऐसा रहे जो मुझे याद रह जाए, तो आप उसका कॉलम चेंज कर सकते हो। अब आपने अगर इसको फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल डेटा में चेंज करना है तो आपने यहाँ पे कॉमा इन प्लेस ट्रू, दिस विल चेंज द एक्चुअल डेटा। चेक कर लें, ठीक है? तो एक्चुअल डेटा के अंदर चेंज, ठीक है? सेट क्लियर? समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछो। हाँ, रीनेम क्या करूं? अगर आप चाहते हो किसी भी कॉलम का नाम चेंज करना तो आपने कुछ भी नहीं करना, एक फंक्शन है इसका नाम है रीनेम। रीनेम फंक्शन आप यूज करें। कॉलम्स के अंदर हमने डिक्शनरी प्रोवाइड कर दी, किस कॉलम को आपने किस नाम से चेंज करना है वो आपने इस तरीके से प्रोवाइड करना है की और वैल्यू के पेयर में। जैसे जो कॉलम आपने चेंज करना है उसका नाम हो जाएगा उसकी की, जिससे चेंज करना है वो हो जाएगी वैल्यू। सिंपल, ठीक है? इन प्लेस कर दोगे तो आपके एक्चुअल डेटा में चेंज आएगा, इन प्लेस नहीं करोगे तो कॉपी बना के आपको रिटर्न कर देगा। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव 2 डेटा फ्रेम्स। आपके पास एक नहीं 2 डेटा फ्रेम्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें से एक डेटा अलग कर लेता हूँ।
स्टूडेंट्स में से हम थोड़ा सा डेटा अलग कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ डॉट आई लोकेशन, तो ये 10 एलिमेंट्स आपके पास 10 अलग हो गए। इसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इसको स्टोर करना है न्यू df इक्वल टू, ये आपका स्टोर हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो इन दोनों dfs को आपस में ऐड करवाना, मतलब दो डीएस को आपस में आप कनेक्ट करना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो या मर्ज करवाना चाहते हो, तो आप इजीली मर्ज कर सकते हो। कितने बजे नमाज हो? 5:45 बजे नमाज है। अगर नमाज पढ़ के आ जाए फिर आगे। अच्छा चलें, आप यहाँ देखें, हमारे पास हमने दो डेटा फ्रेम्स तो बना लिए। लेट्स सी, अगर आप चाहते हो कि दो डेटा फ्रेम्स को आपस में कनेक्ट करवाना चाहते हो, तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ठीक है, एक पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ एक ऑप्शन, दूसरा हमारे पास है डॉट कॉनकेट का ऑप्शन। डॉट कॉनकेट क्या करता है हमारे पास कि आप दो ईएस को आपस में कॉन्केटिनेट करवा सकते हो इन डिफरेंट एक्सेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कॉलम वाइज ऐड हो जाए तो आप कॉलम वाइज भी ऐड करवा सकते हो, अगर आप चाहते हो नहीं रो वाइज ऐड हो तो आप रो वाइज भी कॉन्केट करवा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मेरे पास दो डीएफ अवेलेबल है, एक है डीएफ स्टूडेंट, दूसरा है हमारे पास न्यू डीएफ के नाम से। अगर मुझे इन दोनों को ऐड करवाना है तो मैं क्या करूँगा, डीएफ स्टूडेंट्स डॉट सॉरी pd डॉट कॉनकेट। अब pd डॉट कॉनकेट क्या करेगा, ये कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करता है। वही तरीका है जिस तरीके से आप स्ट्रिंग को कॉनकेट करते थे, जिस तरीके से आप एरे को आपस में ज्वाइन करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब इसको आप कैसे करोगे, यू नीड टू प्रोवाइड बोथ ऑफ दी डेटा फ्रेम्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा फ्रेम का नाम क्या है, df स्टूडेंट, दूसरा क्या है, न्यू df। आप इसको कॉन्केट करवाओगे, कॉन्केट करवाने के बाद आपने बताना पड़ेगा कि आपने कॉन्केट कैसे करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्केटिनेशन रो वाइज हो तो आप इसमें एक्सेस क्या लगाओगे, 0, क्योंकि हमें पता है कि ये जो दोनों के दोनों जो हमारे पास डेटा फ्रेम्स हैं इनकी कॉलम सेम ही है, तो आप बेसिकली इसको रो वाइज ही ऐड करवाओगे। ऐसे ही अगर कोई एक कॉलम ऐड करवाना होता तो आप इसको डायरेक्टली कॉलम ऐड करवा सकते थे यूजिंग एक्सेस 1, बट क्योंकि हमें पूरी की पूरा डेटा ऐड करवाना है तो आप एक्सेस यूज करोगे 0, क्योंकि हम यहाँ पे रोज को ऐड करवा रहे हैं। लेट्स सी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। नाउ हियर यू कैन सी both of the data frames are basically concatenated। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि आपके पास इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज नहीं आ रहा बेसिकली, क्योंकि आप कॉन्केट कर रहे हो, जो इंडेक्स नंबर उसका था वो आपके पास अलग से आ गया। अगर आप चाहते हो इंडेक्स नंबर सेट करना तो वो कैसे होगा, वही रीसेट इंडेक्सेस के थ्रू। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है नाउ, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये जो इंडेक्सेस हैं, एक तो तरीका ये होता है कि आप उसको बाद में रीसेट कर दो, दूसरा होता है एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ कॉन्केटिनेशन हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट है, उसका नाम क्या है, इग्नोर इंडेक्सेस। अगर मैं इसको करता हूँ इग्नोर इंडेक्सेस इक्वल्स टू ट्रू, तो ये क्या करेगा, आप जो सेकंड वाले के जो वो दोनों के जो इंडेक्सेस हैं उसको इग्नोर कर देगा और एक न्यू इंडेक्स क्रिएट कर देगा। लेट्स सी, यहाँ पर अब आप देख सकते हो आपके पास ये इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया।
जो इंडेक्स आपका जहां पर एंड हो रहा था उसके बाद से वो कंटिन्यू कर, दोनों के दोनों डेटा फ्रेम्स के इंडेक्सेस को उसने इग्नोर कर दिया और एक न्यू इंडेक्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, दैट क्लियर, समझ आ गया कि आप अगर नहीं, एक्चुअल में नहीं हुआ, एक्चुअल में नहीं हुआ, क्योंकि 500 है हमारे पास स्टूडेंट्स। चेक कर लो बोले, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सॉरी क्या नाम था इसका, df स्टूडेंट डॉट शेप, चेक करो 500 है ना, तो उसके अंदर हमने 10 यहाँ पर ऐड करवा दी है, तो आ गए ना 10 के 10 9 पर, 0 से लेकर 9। सेट क्लियर, समझ आ गया कि आप जब इसमें ऐड करो, अगर आप एट द टाइम ऑफ कॉन्केटिनेशन यहाँ पर इग्नोर इंडेक्सेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसके पास इन प्लेस फंक्शन है या नहीं। तो देखो इसके पास इन प्लेस फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब आप इसके जरिए जब आप कॉन्केट करोगे आप डायरेक्टली इसको एक्चुअल डेटा में चेंज नहीं करवा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से उसी वेरिएबल में आप स्टोर करवा दो, तो बेसिकली वो आपका उस वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, पर एक्चुअली जो आपका डेटा आ रहा होगा उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मर्ज। व्हाट इज मर्ज? मर्ज क्या करता है? देखो कॉन्केट का मतलब तो आपको समझ आ गया, ये मैं छोड़ देता हूं ताकि आपके पास डेटा रहे। आपको कॉन्केट का मतलब तो समझ आ गया, मर्ज क्या करता है? व्हाट इज मर्ज? कॉन्केट का काम भी तो जोड़ना ही है, ज्वाइन का काम भी जोड़ना ही है, दो कॉलम को कह सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास दो डेटा है, दो अलग अलग डेटा है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है, यहाँ पर चले जाते हैं हम, एक मिनट यहाँ पर आते हैं वापस, और हमारे पास है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स वाली फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है? पी डॉट रीड CSV ऑर्डर्स डॉट CSV, लेकिन ये ऑर्डर्स डॉट CSV यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, ऑर्डर्स डॉट CSV पड़ी हुई है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा वीक 17 डेटा सेट स्लैश, ठीक है। तो हमें पता है इसके अंदर एक कॉलम है, उस कॉलम का नाम क्या है? ऑर्डर डेट। तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर देते हैं। डायरेक्टली चेंज कैसे किया जाएगा? अभी जो बताया था, पार्स, कौन सा पार्स? यूजिंग पार्स, पार्स डेट क्या है? पार्स डेट। लेट्स सी, पार्स डेट्स, हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, नाम क्या है इसका? ऑर्डर डेट। लेट्स सी, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे चेक करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑर्डर्स डॉट हेड, तो ये आपके पास हेड आ गया, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर ये जो ऑर्डर डेट थी, चेक करते हैं इस ऑर्डर डेट का डेटा टाइप क्या होगा। डॉट डी टाइप,
तो क्या है इसका डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली यहीं पर डायरेक्टली चेंज हो गया एट द टाइम ऑफ रीडिंग। ठीक है, अब आपके पास ये ऑर्डर्स तो आ गया। इसी तरीके से हमें ऑर्डर्स के साथ एक और चीज उठानी है व्हिच इज प्रोडक्ट। इसका नाम क्या था प्रोडक्ट्स, रख दिया हमने इसका नाम, और सीएसवी का नाम भी क्या है प्रोडक्ट्स.csv। इसके अंदर ये नहीं है डेट ऑर्डर डेट, इसको छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट्स आ गया, लेट्स सी हमारे पास प्रोडक्ट्स कैसा आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट्स आपके पास आ गए ना। हमें पता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हो गया, प्रोडक्ट्स में हमारे पास यहाँ पर एक आईडी है, उसका नाम क्या है प्रोडक्ट आईडी। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डर्स के अंदर भी एक प्रोडक्ट आईडी का कॉलम अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर यूजिंग प्रोडक्ट आईडी हमारे ये दोनों के दोनों आपस में मर्ज हो जाएं, दोनों के दोनों डेटा फ्रेम्स आपस में मर्ज हो जाएं, अटैच हो जाएं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी, तो आप कैसे करोगे? वी हैव अ फंक्शन नेम एज मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं ऑर्डर्स के अंदर मर्ज करना चाहता हूं, मैंने सोचा डॉट मर्ज, क्या मर्ज करना है? प्रोडक्ट को मर्ज करना है। प्रोडक्ट्स में से किस हिसाब से मर्ज करना है आपने? आप चाहते हो कि यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी और प्राइस मर्ज हो जाए, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं प्राइस मर्ज हो जाए, इसके अंदर क्या हो जाए प्राइस मर्ज हो जाए। लेकिन आपको ये चेक कर बताना पड़ेगा इसको कि आप किस बेसिस पे मर्ज करवाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू मर्ज बोथ डेटा फ्रेम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर आपके पास एक पैरामीटर होता है, उसका नाम क्या है ऑन पैरामीटर। ऑन इसमें प्रोडक्ट करना है, मुझे प्रोडक्ट आईडी में मर्ज करना है। मर्ज तो करना है, लेकिन आपने ये बताना पड़ेगा कि जब आप मर्ज करोगे तो आपकी जो ये न्यू कॉलम्स इसके अंदर ऐड होंगे वो किस साइड पे होने चाहिए, लेफ्ट राइट कहाँ पर होने चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे हाउ इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेफ्ट। नाउ हियर यू कैन सी वी हैव मर्ज बोथ दी डेटा फ्रेम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी। आप यहाँ पर देखो प्रोडक्ट आईडी का नाम क्या है P22, उसकी प्राइस यहाँ पर ऑटोमेटिकली मर्ज हो गई। अभी अब हमें चेक कर लेते हैं एक दफा कि क्या ये प्रोडक्ट आईडी सही आई है या नहीं आई। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 22 कहाँ पर है, ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है इसकी 185। अगर आप चाहते हो इसके साथ नाम भी आ जाए तो आप इसके अंदर एक और चीज ऐड कर दो, नेम ही है ना उसका, देखो नाम क्या है उसका प्रोडक्ट नेम नाम। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। नाउ हियर यू कैन सी प्रोडक्ट नेम भी आ गया, उसके प्राइस भी आ गई। तो देख लो एक दफा कि प्रोडक्ट नेम सेम है, सेम है। तो देखिए आप दोनों के दोनों डेटा फ्रेम्स मर्ज हो चुके हैं, कॉन्केट नहीं हुआ है, मर्ज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी। अब आपके पास ये इसके अंदर प्राइस भी आ गई। अब पहले तो मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, इसको स्टोर कर लेता हूँ वापस, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑर्डर्स मर्ज इक्वल्स। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टोर हो गया पूरा का पूरा डेटा फ्रेम। अब इसी डेटा फ्रेम के अंदर मैं एक और कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका नाम है ऑर्डर्स
मर्ज के अंदर मैंने एक कॉलम ऐड करना है, इसका नाम है टोटल प्राइस। टोटल प्राइस क्या होगी? ऑर्डर्स की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ऐसा ही है। तो मैंने यहां पे लिख दिया भाई ऑर्डर्स मर्ज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो आपके पास टोटल प्राइस भी यहाँ पर हियर यू कैन सी कि हमारे पास इसकी प्राइस क्या है 154 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या वैल्यू आ रही है 616। अब ये क्या हो रहा है, आप इसके अंदर ऐड करवा सकते हो, इसके अंदर आप चीजें ऐड कर सकते हो। ये मैंने मल्टीप्लाई वाला क्यों यूज किया, क्योंकि हमारा एक सवाल था जो अभी हो नहीं रहा था हमसे, वो क्या था, टोटल सेल ऑफ एनुअल, राइट। एनुअली हमें टोटल सेल निकालनी थी। अब यहाँ पर आपके पास ये तो आ गया, एक पूरे का पूरा ऑर्डर मर्ज करके आपके पास एक कंप्लीट डेटा फ्रेम रेडी है, जिसके अंदर टोटल प्राइस भी है, प्राइस भी है, उसके अलावा आपके प्रोडक्ट का नाम भी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब इसमें से आप इजीली निकाल सकते हो कि एनुअली हमारे पास टोटल सेल कितनी हुई है। अब अगर मुझे इसमें से निकालना होगा तो मैं इसको क्यों ना इस तरीके से लिखता हूँ कि ऑर्डर्स मर्ज, और इसमें से मैंने इसको कहा कि ऑर्डर्स मर्ज डॉट ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट year equals to 2022। तो ये आपके पास 2022 का आ जाएगा, ऑर्डर समझ चाहिए यहाँ पे, ओके। ये आपके पास 2022 का कंप्लीट डेटा आ गया, ऐसा ही है। अब मुझे इसमें से टोटल निकालना है, तो मैं टोटल कैसे निकालूं? सम कर देंगे। तो फंक्शन का नाम क्या है? सम फंक्शन करो। इसमें से मुझे क्या चाहिए, पहले तो डॉट मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ टोटल प्राइस। तो ये आपके पास टोटल प्राइस आ गई, मुझे क्या करना है इसका डॉट सम। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ ईयर आ गया कि आपने 2022 में कितनी सेल। अगर इसी तरीके से आपको 2022 की जगह 2023 का चाहिए तो आप 2023 का चेक किया तो आपके पास टोटल 2023 का हो गया। क्या किसमें सबसे ज्यादा सेल हुई? तो आप इसको स्टोर करते जाओ, तीनों ईयर की स्टोर कर दो, फिर आपस में कंपेयर करवा दो या मैक्स वैल्यू निकाल दो, सिंपल। इसको वो तो देखो ऐड तो करवा दोगे, पर फिर आपका डेटा खराब हो जाएगा और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो इसमें आपके पास जो कंप्लीट ये आपके पास डेटा आ रहा है, इसके अंदर टोटल कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐड करवा रहे हो एक कॉलम, मतलब रो, लेकिन ये बाकी वो क्या वैल्यू दो, तो वो आपका डेटा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो एज एंटिटी लेगा और वो एंटिटी आपके लिए फिर वही खराब हो जाएगी, फायदा नहीं। इसलिए आप उसको अलग ही रखो। इज दैट क्लियर? समझ आ गया मर्ज कैसे करना है? और इससे आपका वो भी काम हो गया कि एनुअल रिपोर्ट कैसे निकालनी है। मैंने एक निकाल दी है यहाँ पर, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो आप बाकी खुद निकाल लीजिएगा। ये एयर वाइज है, ठीक है, हर एयर का हिसाब है। अगर आपसे कहा जाए कि मंथली निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? डॉट मन करके निकाल दोगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करके वहां से भी आप निकाल सकते हो दोनों चीजें। 2023 का मंथ नंबर 1
2024 का मंथ नंबर 2, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ये मैं अपलोड कर दूंगा, अभी गिटहब पे अपलोड हो जाएगा। ये समझ आ गया? कोई सवाल है इसमें तो पूछ सकते हैं, कैसे आप मर्ज कर रहे हो, कैसे आप डेटा को सेपरेट कर रहे हो, कैसे आप दो डेटा को आपस में कंपेयर करोगे। कॉन्केटिनेशन में क्या होता है कि आप किसी के बेसिस पे उसको कॉन्केट नहीं कर रहे, किसी कॉलम के बेसिस पे आप उसको आपस में कनेक्ट नहीं करवा रहे, आप बस डेटा को ऐड कर रहे हैं बस। जब आप मर्ज की बात करते हो तो मर्ज में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी कॉलम के बेसिस के ऊपर आप उसको मर्ज करवा सकते हो। जैसे कि आपके पास दो वैल्यूज थी, अब फॉर एग्जांपल जो आपका प्रोडक्ट वाला टेबल था, इसके अंदर एक प्रोडक्ट आईडी है जिसका नाम है P100 फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन ऑर्डर में किसी ने P100 ऑर्डर किया ही नहीं है, तो वो मर्ज भी नहीं होगा। समझे? प्रोडक्ट आईडी है P100, लेकिन ऑर्डर्स में किसी ने P100 ऑर्डर की ही नहीं है, तो वो मर्ज भी नहीं होगी, क्योंकि P100 उसको मिलेगा ही नहीं कि वो उसकी बेसिस पे उसको मर्ज करे। ठीक है, अगर आपको सारा डेटा मर्ज करना है तो आप डायरेक्टली सब भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर मर्ज में आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट्स, उसमें से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस को मर्ज करवाया है। अगर मैं इसको अलग कर देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ पूरा का पूरा, ये हटा दूंगा, तो कंप्लीट प्रोडक्ट्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट नेम या फिर सिर्फ प्राइस आएगा, बस सब आ जाएगा। बट एक चीज सेम रहेगी, वो क्या कि आप इसको प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे मर्ज करवा रहे हैं। हाँ, अगर नहीं होगा तो फिर वो ये एरर दे देगा ना, ये एरर क्या दे देगा कि भाई प्रोडक्ट आईडी नहीं मिल रही ऑर्डर्स में, या प्रोडक्ट आईडी नहीं मिल रही प्रोडक्ट्स में। तो ऑर्डर, ये जो आपका क्या कहते हैं कॉलम नेम है, वो सेम होना चाहिए। अब एक सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर पहले ये काम आप जिस तरीके से कर रहे थे उसमें क्यों नहीं हो रहा था? उसकी एक वजह है। जब हम पहले इसको मर्ज कर सॉरी इसको कंपेयर करवाने की कोशिश कर रहे थे, एट दैट टाइम हम स्लाइसिंग कर रहे थे, और स्लाइसिंग के वक्त जब आप प्रोवाइड करते हो कोई भी कंडीशन, तो वो कंडीशन आपको ये चेक कर रहा होता है कि आपके पास कॉलम्स होने चाहिए, सीरीज नहीं होनी चाहिए, राइट? कॉलम्स आने चाहिए। जब हम उसको प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी अलग कर दिया, फिर ऑर्डर आईडी अलग कर दिया, ये दो सीरीज बन गए। दीज आर नॉट कॉलम्स, दीज आर सीरीज। अब जब आप दो सीरीज को मर्ज करोगे तो सीरीज किसी भी स्लाइसिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसीलिए आप इसको डायरेक्टली मर्ज करवा सकते हो। अब हमने इसको मर्ज करवा दिया तो हमारे पास डेटा भी कंप्लीटली काम कर। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। फिर एक और चीज हमारे को प्रॉब्लम कर रही थी, वो क्या चीज थी कि अगर मुझे ये निकालना था कि टोटल कस्टमर्स, यूनिक कस्टमर्स निकालना था या यूनिक प्रोडक्ट निकालना था जो आप कह रहे थे, तो हमने कैसे निकाला था प्रोडक्ट? हमने कहा था भाई ऑर्डर्स, या मैं यहाँ पे मर्ज ऑर्डर कर दिया, कुछ भी कर दो, ऑर्डर्स डॉट प्रोडक्ट आईडी डॉट यूनिक, या सॉरी वैल्यू काउंट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास ये दोनों चीजें तो आ गई, ये क्या है? ये सीरीज है। मुझे इसमें से क्या निकालना है कि मुझे ये पता करना है कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसको अलग करना है ना मुझे। मैं चाह रहा हूँ जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा बिक रही है प्रोडक्ट उसको अलग करो, तो इसको मैं कैसे अलग करूँ? हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है डॉट आई डी एक्स। आई डी एक्स क्या करता है मैं बताता हूँ आपको। नाउ जब मैंने इसको कहा IDX मैक्स, मतलब
मुझे उसकी आईडी चाहिए जो बेसिकली मैक्स वैल्यू है। या आप जब मैं इसको हटाता हूँ, मैंने जब काउंट लिखा तो देखो इसने मुझे बताया दीज आर बेसिकली इंडेक्सेस। यहाँ पर देखो कोई इंडेक्स आपको नजर आ रहा है, 0 1 2 कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, तो इंडेक्स कहाँ गया? बेसिकली दीज प्रोडक्ट आईडीज आर कन्वर्टेड एज इंडेक्सेस। मुझे इंडेक्स निकालना पड़ेगा, समझ आ रही है? मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इंडेक्स आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर लगाता हूं डॉट लोकेशन और लोकेशन के अंदर मैंने डाल दिया P041, तो देखो इसने मुझे बता दिया उसका क्या है 39। आपको पता है लोकेशन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये P041 क्या है? इंडेक्स है। आप क्या चाहते हो कि मैक्सिमम का इंडेक्स नंबर निकालना। अगर आप डायरेक्टली मैक्स निकालोगे तो ये क्या करेगा? मैक्स वैल्यू करेगा, उसका इंडेक्स नहीं निकाल के देगा। इंडेक्स निकालना है तो हमारे पास इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है? इंडेक्स मैक्स। ये क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स नंबर निकाल के दे देगा आपको। मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स नंबर आपके पास आ गया। आप चाहो तो उसको स्टोर कर दो, जैसे कि मैंने इसको कहा टॉप प्रोडक्ट अब 2022 तो नहीं है ये, इसको आप एक काम करो, उसको हम कह देते हैं या टोटल टॉप टॉप प्रोडक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये 3 साल में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट आ गया हमारे पास कि भाई सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, वो हमारे पास इसके अंदर स्टोर हो गया। अब आपको उसकी नाम चाहिए या वैल्यू चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलेगी? प्रोडक्ट्स वाले टेबल में मिलेगी। वो कैसे? वही सेम चीज, प्रोडक्ट्स, उसमें क्या चाहिए आपको? प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू टॉप प्रोडक्ट। ये आपके पास उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आ गई कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा बिका है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। समझ आ गया? अब आप इसके जरिए आप 2022 का भी निकाल सकते हो, 2023 का भी निकाल सकते हो, 2024 का भी निकाल सकते हो। बस आपको डेटा को अलग करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। आ गया समझ में? मोबाइल पे लगे पड़े उसमें क्या है? फिर क्या है सर समझ में नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, एक चीज होती है आपके पास रीसेट इंडेक्स। रीसेट इंडेक्स का काम क्या होता है कि भाई जो भी इंडेक्स उसको छोड़ो, दोबारा से इंडेक्स बना दो। बट ये तभी काम करेगा जब आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू इंडेक्सेस में आ रही है। डिफॉल्ट मतलब जो ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। अगर आप खुद से इंडेक्स दे देते हो तो वो नहीं होगा रीसेट, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपने खुद से प्रोवाइड की है। पर दूसरी चीज होती है, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे इंडेक्सेस चाहिए ही नहीं, मुझे जीरो इंडेक्सेस चाहिए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा था जिसका नाम था डीएफ स्टूडेंट। इसके अंदर आप देखो एक चीज है विच इज रोल नंबर। रोल नंबर सबका यूनिक है, तो मुझे इंडेक्स की जरूरत क्या है? क्यों ना मैं इंडेक्स को ये रोल नंबर ही कर दूं। तो हमारे पास अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो हमारे पास एक फंक्शन है, इसका नाम होता है डॉट सेट इंडेक्स। सेट इंडेक्स कैसे काम करता है? सेट इंडेक्स को आपको बताना होता है कि आप बेसिकली इंडेक्सेस कौन से देना चाहते हो या किसको इंडेक्स बनाना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको बताया कि मुझे रोल नंबर को इंडेक्स बनाना है। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास इंडेक्स खत्म हो गए, बट दीज रोल नंबर्स आर बेसिकली
नोन एज इंडेक्सेस नाउ। लेकिन ये एक्चुअल डेटा में चेंज नहीं हुआ। अगर आप एक्चुअल डेटा में चेंज करना चाहते हो तो आप इसके अंदर इन प्लेस यूज कर सकते हो। मैं भी फिलहाल यूज नहीं कर रहा, वरना डेटा खराब हो जाएगा। अभी हम दोबारा यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मुझे पहले क्या था, इंडेक्सेस आपके पास था, लोकेशन में आप डायरेक्ट इंडेक्स लिखते थे। अब आपके लिए एक और आसानी होगी। अब मैं लोकेशन में क्या लिखूंगा, रोल नंबर डॉट लोकेशन। लोकेशन के अंदर मैंने उसको बता दिया मुझे क्या चाहिए, मुझे रोल नंबर चाहिए SMIT/DSAI/00 कोई 400 निकालते हैं। नहीं ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। नाम क्या है उसका, केल फ्लोइड। मिनी एग्जाम में कितनी वैल्यू, कितनी मतलब रिजल्ट है उसका 6। मिनी एग्जाम 2 में क्या है, मिनी एग्जाम 3 में नन वैल्यू अवेलेबल है। फाइनल एग्जाम में हमारे पास 9 मार्क्स उसने उठाए। तो ये कंप्लीट डेटा आपका यहाँ पे सेपरेट हो गया, बट यूजिंग होल नंबर्स एज एन इंडेक्स। ठीक है, आप चाहो तो किसी एक कॉलम को एज अ इंडेक्स यूज कर सकते हो। वो तभी यूज करते हैं हम जब हमें पता होता है ये यूनिक होगा। जैसे कि प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास क्या चीज यूनिक है, प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी कभी भी सेम नहीं होगी किसी और की, तो आप उसको ही एज अ इंडेक्स कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ऑर्डर्स की बात करते हो तो ऑर्डर्स में हमारे पास क्या यूनिक है, ऑर्डर आईडी। तो आप ऑर्डर आईडी को एज एन इंडेक्स यूज कर सकते हो। अगर आप बात करते हो कस्टमर की, कस्टमर डॉट सी एस पी की, उसके अंदर हमारे पास क्या यूनिक है, कस्टमर आईडी। तो आप उसको एज अ कस्टमर आईडी भी यूज कर सकते हो, एज अ इंडेक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, ये ड्रॉप वाला मैं आपको बार बार समझाता हूँ क्या है इसमें, ये बताता हूँ अभी आपको। पहले इधर आ जाते हैं, which is नन वैल्यूज। नाउ here you can see कि आपने जब ये एक्सट्रैक्ट किया था यहाँ पर भी इसके पास नन वैल्यू अवेलेबल थी। अब इन नन वैल्यूज का क्या करें, क्योंकि ये नन वैल्यूज हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते, आप इसका सम निकालते वक्त आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको एवरेज निकालोगे, एवरेज चेंज हो जाएगी। आप इसके अंदर मीन निकालोगे, मीन चेंज हो सकती है। बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम करेगी। इसको हमने अब अलग अलग तरीके हैं रिमूव करने की। कभी कभार क्या होता है, हम चाह रहे होते हैं कि हमारे को ये पूरी की पूरी एंटिटी नहीं चाहिए। एंटिटी मतलब कंप्लीट रो हमें नहीं चाहिए, तो आप कंप्लीट रो भी ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कंप्लीट रो नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस नन वैल्यूज को चेंज करना है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल नन वैल्यू के अलावा आपके पास कोई ऐसा डेटा हो जिसके अंदर नन तो ना हो लेकिन -1 लिखा हो, तो वो भी खराब है, क्योंकि -1 तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे लिए। तो आपके पास जिस भी टाइप का आपको लगता है मुझे इसको चेंज करना है, तो आप उसको ढूंढ सकते हो। अब उसको पहले तो ढूंढना पड़ेगा, तभी आप रिमूव करोगे। जब आपको मिलेगा ही नहीं तो रिमूव कैसे करोगे। ठीक है, अब पहले तो हम इसके अंदर चेक करते हैं कि कैसे चेक किया जाएगा मिसिंग डेटा को, या फिर नन वैल्यूज को आप कैसे चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैंने यहाँ पर जो ये नन वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, आपने नन वैल्यूज इसको प्रोवाइड कर दी। मैं आगे चलते हैं, ये रीड सीएसवी के टाइम पर है, लेकिन हम और आगे चल जाते हैं रीड सीएसवी के अलावा।
ना हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है इज नल। डियर स्टूडेंट डॉट इज नल, ठीक है। लेट्स सी इस नल में क्या आता है हमारे पास। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास एक कंप्लीट चार्ट रेडी हो गया है जो बेसिकली ये बता रहा है कि कौन सी वैल्यू नल है और कौन सी नहीं है। अब अगर आप चाहते हो इसको काउंट करना कि बेसिकली हमारे पास कहाँ पर नल वैल्यूज आ रही हैं या कौन से कॉलम्स में सबसे ज़्यादा नल वैल्यूज हैं या कितनी नल वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है तो वही सेम तरीका इस्तेमाल करोगे, वो चीज वैल्यू काउंट का। आप चाहो तो वैल्यू काउंट भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं डॉट सम, तो आप डॉट सम भी यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। तो ये बता देगा आपको कि नेम के अंदर कितनी नल वैल्यूज है, 0। मिनी एग्जाम 1 में कितनी है, 50। सब में तकरीबन 50-50 नल वैल्यूज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो इसको अलग भी तरीके से कर सकते हो, वैल्यू काउंट यूज करोगे तो वैल्यू काउंट के जरिए भी आप इसको अंदर चेक करवा सकते हो। अब ये आपको पता चल गया, इसको आप रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे किया जाए, रिप्लेस करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट टोटल एंटिटी ही रिमूव हो जाए तो हमारे पास क्या फंक्शन है, इसका नाम है ड्रॉप नल या फिर ड्रॉप एनए। एनए मतलब नन वैल्यू, ठीक है। अब ड्रॉप एनए कैसे काम करेगा वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट डॉट ड्रॉप एनए, और इसके अंदर आप बता दोगे कि आपने किस तरीके से ड्रॉप करना है। अगर आप चाहते हो रो ड्रॉप करना तो आपको लिख देना यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने इसको x इज इक्वल टू 0 किया तो अब हमारे पास वो सारी की सारी नन वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट इज नल डॉट सम। नाउ हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज 0। तो वो जो नन वैल्यूज थी, वैल्यूज नहीं, वो नन एंटिटीज ही रिमूव हो गई हैं हमारे पास। क्योंकि अगर आप इसकी शेप चेक करो तो अब हमारे पास 500 स्टूडेंट नहीं होंगे, उससे ज्यादा होंगे। चेक करके सॉरी उससे कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ शेप, सॉरी डॉट शेप। नाउ हियर यू कैन सी 331 हमारे पास टोटल आगे बचे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास 50 प्लस 50 प्लस 50, अब उसमें से हो सकता है किसी के अंदर 2 नल वैल्यूज है अलग अलग कॉलम्स में, तो टोटल जितनी भी थी सारी एंटिटीज रिमूव हो गई। अब हमारे पास डेटा कम हो गया। कभी कभार हमें क्या चाहिए होता है कि नहीं यार ये मुझे पूरी की पूरी एंटिटी रिमूव नहीं करनी क्योंकि ये स्टूडेंट का डेटा था। वो जो एंटिटी रिमूव हुई है वो पूरा का पूरा स्टूडेंट रिमूव हो गया, लेकिन वो तो स्टूडेंट है क्या कहते हैं अवेलेबल था, वो तो पढ़ता था यहाँ पे। अब वो रिमूव कैसे हो गया, उसको तो रिमूव नहीं करना है। कभी कभार हमें पूरी एंटिटी रिमूव करनी होती है कि यार पूरी एंटिटी रिमूव कर दो, लेकिन कभी कभार हमें एंटिटी नहीं उसकी वैल्यूज को चेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप स्टूडेंट को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टूडेंट तो पढ़ता है यहाँ पे। अब ये तो वो स्टूडेंट चला गया, अब आपके रिकॉर्ड में वो स्टूडेंट है ही नहीं, राइट। तो ये गलत है। अब इसको कैसे सही किया जाए, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है वो चीज फिल एनए का। फिल एनए क्या करेगा, उस नल वैल्यूज को फिल कर देगा। जहां पर पहले क्या था आप ड्रॉप कर रहे थे, ड्रॉप एनए मतलब उसको ड्रॉप कर दो, उस पूरी की पूरी एंटिटी को ड्रॉप कर दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं नल वैल्यूज को फिल कर दो तो आप फिल भी कर सकते हो। फिल करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, फिल एनए का, वो जो दिया मैंने, क्योंकि एक्चुअल डेटा के अंदर चेंज नहीं किया इसलिए मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ। अगर आप एक्चुअल डेटा में चेंज करना चाहो तो इसके अंदर भी क्या इन प्लेस ट्रू कर दोगे तो वो एक्चुअल डेटा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं क्या चेंज करना था तो इसलिए मैंने नहीं किया। क्या देखो हमें रिमूव नहीं करना ना, क्यों रिमूव करना है उसको, भले फाइनल एग्जाम नहीं किया आपके रिकॉर्ड में से स्टूडेंट चला जाएगा, वो आप कर सकते हो।
वो भी आप कर सकते हो। फिर उसमें फिर आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डीएफ स्टूडेंट यूज किया। अगर आपको फाइनल एग्जाम करना है तो यहाँ पे आप बताओगे कि कौन से में करना है, सिंपल, तो वो सिर्फ उसी कॉलम पे करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन जब आप बात करोगे कि भाई रिमूव क्यों करना है, अभी तो रिमूव नहीं करना ना, हमें स्टूडेंट का डेटा चाहिए, वरना स्टूडेंट का पूरा पूरा डेटा चला जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या किया हमने, स्टूडेंट डॉट फिल एनए। अब फिल एनए के अंदर क्या होता है, फिल एनए में आपको बताना पड़ेगा आप इसको फिल किससे करना चाहते हो। मैं चाह रहा हूँ जितनी भी नन वैल्यूज है सबको फिल कर दो, किससे, 0 से, तो मैंने इसको लिख दिया 0। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। हियर यू कैन सी कि हमारे पास एक मिनट, लोकेशन 400 पे था ना एक रन वैल्यू, चेक कीजिए हम लोग, है ना। तो लोकेशन ये आ गई ऑटोमेटिकली। आपका जो नन वैल्यू थी वो किसमें चेंज हो गई, 401 करके देता हूँ। एक मिनट यहाँ पर है कहाँ पर, इधर आ जाते हैं, चलो यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पर है, ये क्या है इसका 96। Now here you can see हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज ऑटोमेटिकली 0 हो चुकी है, राइट। लेकिन कभी कभार मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास नन नहीं आ रहा, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, -1। आपको उसे भी तो रिमूव करना है, क्योंकि वो -1 आपके काम का नहीं है। या कभी कभार आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, ये 96 है ना, 96 के अंदर ही यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, यार ये एडिट नहीं करेगा, इसको एडिट करते हैं। ये देखो 96 कहाँ पर है, 96 छोड़ो, ये 21 है ना, इसको चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं, एम्प्टी है, इसलिए उसने एन ए ऑटोमेटिकली उठा लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट अवेलेबल, या छोड़ 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 एब्सेंट, ठीक है। अब ये भी आपके लिए क्या है, डिजास्टर है, क्योंकि एब्सेंट उसको कैसे रीड करूंगा। और मैंने क्या किया, एक वैल्यू यहाँ ये हो गई, ये याद रख लेना, ठीक है, 21 पर है, और एक है 26, इस पर मैंने रख दिया -1, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ, सेव कर दिया, इसको बंद करो। अब आ जाओ वापस हमने डेटा के ऊपर, इसे टोटली दोबारा से रन करते हैं हम, ताकि दोबारा रीड करें। रीड करने के बाद आ गया, अब हमें क्या 21 पे था, 21 नहीं, उसमें 21 है तो यहाँ पे 22 होना चाहिए। 3 करके देखो कहाँ गई वैल्यू, ट्वेंटी है। इसने इसको भी ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर दिया, 20 पर। एग्जाम क्विज क्या है, 3, मतलब मिनी एग्जाम 3, और मिनी एग्जाम 3 पे तो 2 लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या चेंजेस हो रही है, बताओ ये क्या हो रहा है यार। ये 21, एक मिनट, इसमें इसका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर भी 20 है यार, देखो तो सही।
ये रहा, ये एब्सेंट ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। मुझे ये एब्सेंट भी तो चेंज करना है कि मुझे पता है इस टाइप के भी डेटा इसके अंदर होगा, तो इसको क्या करूं? बट ये तब होगा जब आप इसे बताओगे कि एब्सेंट भी एक नन वैल्यू है। बताना पड़ेगा आपको कि एब्सेंट नाम की कोई भी वैल्यू आए तो वो भी क्या है? नन वैल्यू है। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ पांडास को ये पता है कि नन वैल्यू कौन सी है, जो एम्प्टी सेल होगा वो क्या है, हमारी नन वैल्यू है। इसको ये नहीं पता है कि एब्सेंट भी क्या है, एक नन वैल्यू है। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ रीडिंग यहां पर आपको बताना होगा। यहां पर एक पैरामीटर हमारे पास होता है विच इज नन वैल्यूज, ठीक है। यहां पर आपने बताना होता है कि कौन कौन सी आपकी नन वैल्यूज हैं जिसको एज अ नन लेना चाहिए, किसको, पांडास को। तो उसके लिए आपके पास एक इसी के अंदर पैरामीटर होता है जिसका नाम क्या है, नन वैल्यूज। यहां पर आपने प्रोवाइड करना होता है। कैसे प्रोवाइड करना है, पूरी की पूरी लिस्ट देनी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको बताया, एन वैल्यूज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि हमें क्या क्या लेना है। एक तो लेना है नन, ठीक है। दूसरा क्या लेना है, एब्सेंट। अच्छा, ए छोटा रखा था बड़ा लिखा था, एम्प्टी स्पेस को तो वो ऑटोमेटिक कर लेगा, लेकिन एब्सेंट जो वर्ड है ये तो नहीं लेगा, क्योंकि इसके लिए ये तो एक वैल्यू है, पर ऑब्जेक्ट वैल्यू है, लेकिन एक वैल्यू हम चाह रहे हैं ये भी वैल्यू को काउंट ना करे। तो इसको हम पहले चलाते हैं, एक काम करते हैं, टोटल रन कर देते हैं दोबारा से। नाउ हियर यू कैन सी इन दी लास्ट इसने एब्सेंट को भी 0 में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इसको भी क्या ले रहा था, नन वैल्यू ले रहा था। लेकिन एक और चीज रह गई, वो क्या था, -1। -1 का क्या है, 25। होगा ना, 24, ठीक है। यहां पर आप देखो आपके पास क्या आ गया, -1 अभी भी आ रहा है, लेकिन इसने इसको चेंज नहीं किया। तो आप इसको ऊपर ये भी बताओगे कि अगर आपके पास वैल्यू क्या आती है, -1 आती है, तो उसको भी एज अ नन वैल्यू कंसीडर करो। तो हम दोबारा से इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी उसने -1 को भी 0 बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस -1 को भी एज अ नन वैल्यू कंसीडर कर लिया, ठीक है। अगर आप नहीं देते ये सब कुछ, तो बेसिकली क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस को ही एज अ नन वैल्यू लेगा। इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या आ सकता है। सिंपल। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।